भारत सरकार की एक पेंशन स्कीम है अटल पेंशन योजना। ये पेंशन स्कीम अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर कौन होते हैं? जिनका स्मॉल अर्निंग होता है, जो छोटे छोटे मजदूरी, होममेड काम वगैरह करते हैं, उनके लिए है। मिनिमम पेंशन कितना मिलता है इसमें? 1,000 रुपये मिनिमम और 5,000 रुपये मैक्सिमम। और वो कब मिलेगा? एट द एज ऑफ 60। पेंशन का मीनिंग ही होता है एट द एज ऑफ 60 के बाद उनको एक रेगुलर अमाउंट पेंशन मिलता है। 1,000 रुपया मिनिमम और कम से कम, और 5,000 ज़्यादा से ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द कंट्रीब्यूशन। जितना वो महीने महीने जमा करते हैं उसके ऊपर ये पेंशन डिसाइड होता है। बट एक 5,000 से ज़्यादा पेंशन नहीं और 1,000 रुपये से कम पेंशन नहीं मिलता है। ये पेंशन फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ये गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और इसका इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, इसको बनाया गया है नेशनल पेंशन स्कीम के थ्रू ही बनाया गया है। ये कंप्लीट भारत सरकार की पेंशन योजना है छोटे और मीडियम क्लास के लोगों के लिए। अब आते हैं कितना पैसा भरेंगे और कितना पैसा मिलेगा। मान लो मेरी एज 18 साल है तो हमको 42 साल तक के बाद ही मेरा एज 60 होगा, तो 42 साल तक हमको पैसा भरना पड़ता है। और मेरा मिनिमम पेंशन कंट्रीब्यूशन 42 रुपया होगा। यानी मैंने मिनिमम 42 रुपया महीने का अगर मैं भरूँ, या 3 महीने का 127 रुपया भरूँ, या 6 महीने का 256 रुपया भरूँ, तो हमको 1,000 रुपया पेंशन मिलता है। सेम अगर मैं 5,000 पेंशन चाहता हूँ तो महीने का हमको 210 रुपया भरना पड़ेगा, क्वार्टरली हमको 634 रुपया भरना पड़ेगा, और 6 महीने का हमको 1,281 रुपया भरना पड़ता है। हमको 5,000 रुपया पेंशन फिक्स हो जाएगा। ये पेंशन मेरे बाद मेरे वाइफ को मिलेगा। मेरे वाइफ के नहीं रहने के बाद नॉमिनी को ये 8,50,000 रुपया पैसा मिलता है। अगर मेरा एज 30 साल है तो हमको 30 साल तक भरना पड़ेगा। सेम महीने का 1,000 रुपया पेंशन के लिए हमको 116 रुपया, 3 महीने के लिए 350 और क्वार्टरली 708 रुपया भरना पड़ता है। सेम एज मेरा 30 साल है और हमको पेंशन 5,000 रुपया चाहिए एट द एज ऑफ 60, तो हमको 630 रुपया भरना पड़ता है महीने का, क्वार्टरली 1,900 रुपया, और हाफ ईयरली 3,844 रुपया हम भरेंगे तो 5,000 रुपया मिलेगा। ये 5,000 पेंशन मेरे बाद मेरे वाइफ को मिलेगा, और मेरे वाइफ के नहीं रहने के बाद 8,50,000 रुपया मेरे नॉमिनी को मिलेगा। सेम अगर मैं 2,000 रुपये के लिए पेंशन चाहता हूँ तो हमको ये अमाउंट भरना पड़ेगा। एज ग्रुप मेरा 18 से 40 के बीच में ही होना चाहिए। मेरे बाद ये पेंशन मेरे वाइफ को, और वाइफ के नहीं रहने के बाद ये अमाउंट मेरे नॉमिनी को मिलेगा। ये चार्ट भारत सरकार द्वारा प्रदत्त की गई है। अब आते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन जिसका एज 18 से 40 के बीच में हो और जिसके पास एक सेविंग अकाउंट हो साथ में, या पोस्ट ऑफिस अकाउंट, उनके पास पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट है, तो वो अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट खोल सकते हैं और पेंशन प्रोविज़न कर सकते हैं। 2 और चीज़ें कंपलसरी है। एक तो आधार कार्ड होना कंपलसरी है, और दूसरा मोबाइल। आधार अपडेट करने के लिए एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट के टाइम में आधार कंपलसरी हो जाता है। अब हम आते हैं कि कौन कौन से मोड में हम कंट्रीब्यूशन जमा कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन जमा करने के लिए या तो हमको महीने का, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, 3 मोड अवेलेबल है। और वो भी ऑटो डेबिट फैसिलिटी भी है कि मेरे अकाउंट से, मेरे बैंक अकाउंट या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से महीने का, 3 महीने का या हाफ ईयरली, जो कोई भी मैंने सेलेक्ट किया है, ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट हो जाएगा। प्रोसीजर क्या है अकाउंट ओपन करने के लिए? अटल पेंशन अकाउंट ओपन करने के लिए हम कोई भी नज़दीक के बैंक के ब्रांच में जा सकते हैं। नॉर्मली नेशनलाइज बैंक में हम जाएंगे, वहाँ पे एक फॉर्म रहता है, वो फॉर्म भरने के बाद हम कर सकते हैं। या मेरा इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी है तो मैं ऑनलाइन फैसिलिटी के थ्रू भी अटल पेंशन योजना में अपना अकाउंट खोल के पेंशन प्रोविज़न कर सकते हैं। या बाय विजिटिंग ऑफ CFPs के द्वारा जो कोई भी जगह बनाई जाती है वहाँ पे FI अकाउंट होल्डर है तो मैं अपना अटल पेंशन के लिए इनरोल कर सकता हूँ। अब आते हैं
कि अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है मेरे अकाउंट में और डिडक्शन नहीं हुआ किसी पर्टिकुलर मंथ में, मेंटेन नहीं हुआ मेरे बैंक अकाउंट से, जो कुछ भी मिनिमम नॉमिनल अमाउंट था वो नॉमिनल अमाउंट मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ, तो वैसे केस में क्या होगा? तो सब्सेक्वेंट मंथ में यानी आने वाले अगले महीने में इस महीने का पैसा नहीं डिडक्ट हुआ तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो 1 रुपया पर 100 के पीछे 1 रुपया का चार्ज लगाया जाता है। अगर समझो मैंने 500 रुपये मेरा कंट्रीब्यूशन था महीने का, तो 5 रुपये एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा पर मंथ जितने महीने का डिले हुआ, और वो पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा। हाउ डू द कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टेड इन? अभी ये इन्वेस्ट कहाँ पे होता है? तो नॉर्मली ये गवर्नमेंट की स्कीम है और पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गवर्न की जाती है, या स्टेट गवर्नमेंट या एनपीएस लाइट या स्वावलंबन स्कीम के द्वारा ही उसका इन्वेस्टमेंट होता है। जो कुछ भी पैसा मैं अटल पेंशन योजना में डालता हूँ वो पैसा गवर्न की जाती है पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा। उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन आता है, फिर मेरा कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन मिलके PFRDA के द्वारा कहीं इन्वेस्ट की जाती है और उसका रिटर्न कॉर्पस हमको पेंशन के रूप में मिलता है। अब आते हैं इस कंट्रीब्यूशन को या कलेक्टेड फंड को इन्वेस्ट और इसका मैनेजमेंट कौन करता है? तो ये फंड मैनेज होता है SBI पेंशन फंड, SBI की पेंशन फंड प्राइवेट फंड लिमिटेड के द्वारा, SBI पेंशन फंड द्वारा और LIC की पेंशन फंड लिमिटेड के द्वारा, या UTI रिटायरमेंट सोल्यूशन फंड के द्वारा। ये जो टोटल कॉर्पस है उसको मैनेज की जाती है। अब हम आते हैं कि अगर किसी ने वॉलेंट्री एग्जिट चाहिए, किसी को वॉलेंट्री एग्जिट चाहिए बिफोर एज ऑफ 60, तो ये एप्लीकेबल है कि आप 60 साल होने से पहले वॉलेंट्री उससे निकल जाए। लेकिन वैसे केस में केवल आपका जो फंड होगा, आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा, आपने जो पैसा भरा रहेगा, केवल वही पैसा आपको रिटर्न की जाएगी। ध्यान रहे इसमें आपका कंट्रीब्यूशन, साथ में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, और उस टोटल फंड को मैनेज की जाती है पेंशन फंड द्वारा, जहाँ से रिटर्न आता है और फिर कॉर्पस बनता है और उसी कॉर्पस के हिसाब से आपको पेंशन मिलता है। अगर आप 60 साल से पहले इससे पैसा वापस लेना चाहेंगे या वॉलेंट्री एग्जिट चाहते हैं तो केवल आपका कंट्रीब्यूशन आपको रिटर्न की जाती है। गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन और एक्योर्ड इनकम अर्न बाय द गवर्नमेंट शैल नॉट बी रिफंडेड। वो गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा जमा की गई है वो रिफंड नहीं होगा, वो पैसा रिफंड नहीं होगा। इवन दो वॉलेंट्री एग्जिट इज परमिटेबल, जो वॉलेंट्री एग्जिट परमिटेड तो है, लेकिन ये एडवाइजेबल है कि आप कंटिन्यू रखें टिल 60 ईयर्स और गारंटी पेंशन बेनिफिट को अवेल करें, और जो गवर्नमेंट द्वारा प्रदत्त है, जो गवर्नमेंट द्वारा ऑफर की गई है। अब यहाँ पे एक केस आता है कि अगर डेथ हो जाए बिफोर 60, हमको पेंशन मिलेगा 60 ईयर के बाद, लेकिन अगर मेरा डेथ हो जाता है 60 ईयर से पहले, वैसे केस में जो नॉमिनल कंट्रीब्यूशन था मैंने जहाँ तक भरा वो ठीक है, उसके बाद मेरा ये पैसा मेरी नॉमिनी भरेगी। नॉमिनी मीन्स मेरा स्पाउस भरेगा अंटिल डेथ, और जो भी बेनिफिट मिलना था वो मेरे स्पाउस को मिलेगा। समझो मैंने 30 साल के लिए पेंशन की प्रोविज़न की थी, 5000 पेंशन की, मैंने 20 साल तक पे कर दिया, बाकी का 10 साल मेरी वाइफ पैसा भरेगी, और फिर जो मेरे बेनिफिट हमको मिलना था वो मेरे वाइफ को मिलेगा, और इंटायर अकुमुलेटेड कॉर्पस मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। अब आते हैं टैक्स बेनिफिट क्या है। टैक्स बेनिफिट में जैसा कुछ एनपीएस में था, नेशनल पेंशन स्कीम में था, वही यहाँ पे भी है। ऑलरेडी यहाँ पे अमाउंट इन्वेस्टमेंट ही बहुत कम है, नॉमिनल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इसमें टैक्स बेनिफिट है। तो ये हमेशा सजेसेबल है कि अगर आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और आपको एक पेंशन चाहिए, पेंशन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो एट द एज ऑफ 60 के बाद आपके पास कुछ तो कॉर्पस, कुछ तो पेंशन, कुछ तो पैसा का प्रोविज़न होना चाहिए जो ज़िंदगी भर आपको मिले, तो उसके लिए द बेस्ट ऑप्शन है
कि पेंशन अटल पेंशन स्कीम में आप इन्वेस्ट करें। बहुत नॉमिनल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। ये पेंशन आपके बाद आपके वाइफ को और वाइफ के बाद नॉमिनी को एक अच्छा कॉर्पस मिल जाता है। 1,000 रुपया मिनिमम पेंशन मिलेगा, मैक्सिमम 5,000, उसी के हिसाब से आपको करना पड़ता है। सो थैंक्स अ लॉट।